शुरू करते हैं न्यूज पथ का सफर। सबसे पहले ऐसी तस्वीरें जिनका जिक्र सरे रहा है। ये तस्वीरें सुर्खियों में भी हैं और सोशल मीडिया पर भी। इनसे आपका बाखबर होना जरूरी है क्योंकि चौराहे पर इन्हीं की चर्चा है और चर्चा हो रही है छत्तीसगढ़ के बलरामपुर में आयोजित तातापानी महोत्सव की भी। लोकगीतों की लालित्य से हमारे जीवन में इंतजार करते हैं। आदिवासी संस्कृति हमारे छत्तीसगढ़ की ही नहीं। छत्तीसगढ़ के बलरामपुर में आयोजित तातापानी महोत्सव में आदिवासी संस्कृति की सुंदर झलक देखने को मिली। महोत्सव के दूसरे दिन यहां ट्राइबल फैशन वॉक का आयोजन किया गया, जिसमें कलाकारों ने आदिवासी जीवन के लगभग हर पहलू को जीवंत कर दिया। पारंपरिक पहनावे में स्टेज पर रैंप वॉक करते लड़के लड़कियों ने जहां एक और गोदना की पुरानी परंपरा को प्रदर्शित किया, वहीं पुरुष हाथों में तीर धनुष के साथ साथ कांधे पर हल संभाले हुए भी दिखे, तो वहीं पारंपरिक साज श्रृंगार के साथ ढोलक पर थाप देते भी नजर आए। बांस की टोकरी और सूप हाथों में लिए महिलाओं ने भी पारंपरिक जीवन पद्धति की याद दिलाई। वहीं कार्यक्रम के अंत में सिंगर आदित्य नारायण ने भी अपने सुरों से समा बांधा। राजस्थान के धौलपुर करौली टाइगर रिजर्व एरिया में टाइगरों का कुनबा लगातार बढ़ रहा है। हाल ही में यहां एक और शावक ने जन्म लिया है। 14 जनवरी को बाघिन T117 अपने नवजात शावक के साथ कैमरे में ट्रैप हुई है। बाघिन T117 तीसरी बार मां बनी है। ऐसे में बाघिन और उसके शावकों की गतिविधियों पर वन विभाग और NCS लगातार निगरानी रख रहा है। साथ ही इस इलाके में सुरक्षा और संरक्षण व्यवस्था को भी और मजबूत कर दिया गया है। फील्ड स्टाफ को निगरानी, कैमरा ट्रैपिंग और मॉनिटरिंग के निर्देश दिए गए हैं। तेलंगाना के ऐतिहासिक गोलकोंडा किले के पास हॉट एयर बलून फेस्टिवल की शानदार शुरुआत हुई। तेलंगाना के पर्यटन और संस्कृति मंत्री जुपल्ली कृष्णा राव ने इसका औपचारिक उद्घाटन किया। इस मौके पर उन्होंने हॉट एयर बलून की सवारी का भी आनंद लिया। उन्होंने हवा में लगभग 1.5 घंटा बिताया और गोलकोंडा गोल्फ क्लब से अप्पाजीगुड़ा तक करीब 13 किलोमीटर की दूरी तय की। उन्होंने इसे एक यादगार अनुभव बताया और कहा कि ये पहल तेलंगाना की पर्यटन यात्रा में एक नया अध्याय है। भीषण ठंड में भी दार्जिलिंग में कंचनजंगा का नजारा बिल्कुल साफ है। असल में यहाँ भले ही कड़ाके की ठंड पड़ रही है, लेकिन कोहरा नहीं है। यहाँ तापमान 5 से 6 डिग्री सेल्सियस तक है और रात में ये गिरकर 1 से 2 डिग्री तक चला जाता है। लेकिन कोहरा नहीं होने की वजह से यहाँ आए सैलानी कंचनजंगा की चोटियों का दीदार कर पा रहे हैं। जनवरी के महीनों में अधिक ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बर्फबारी होती है, लेकिन इस साल अभी तक ऐसा नहीं हुआ है। ऐसे में दार्जिलिंग आने वाले सैलानी इस खूबसूरत प्राकृतिक नजारे का आनंद ले रहे हैं। जम्मू कश्मीर के सोनमर्ग और जोजिला में ताजा बर्फबारी देखने को मिली, जिससे यहाँ का नजारा और भी खूबसूरत हो गया है। जमीन पर कई इंच बर्फ की मोटी परत जम गई है। साथ ही इमारतों की छतें और उसके आसपास खड़ी गाड़ियों पर भी बर्फ जमी हुई दिखाई दे रही है। आसमान से रुई के फाहों की तरह बरसते बर्फ के टुकड़े सैलानियों को खूब लुभा रहे हैं। मौसम विभाग ने पहले ही इसका अनुमान जताया था। मौसम विभाग के मुताबिक यहाँ के पहाड़ी इलाकों में ये बर्फबारी 12 से 18 घंटों तक जारी रहेगी। स्टार्टअप को लेकर बीते 10 साल में देश का बेहतरीन प्रदर्शन रहा है और यही वजह है कि इससे भारत आज दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप इकोसिस्टम बन गया है। नेशनल स्टार्टअप डे पर दिल्ली के भारत मंडपम में आयोजित कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के स्टार्टअप से कहा कि अब अगले 10 साल का लक्ष्य दुनिया का नेतृत्व करना होना चाहिए। अपना बिजनेस शुरू करना या कोई नया आइडिया लेकर आना और उस पर काम करना देश में इतना आसान नहीं था, लेकिन एक ऐसा वातावरण तैयार हुआ जिसने बिजनेस को फलने फूलने में टॉनिक का काम किया, जिसे स्टार्टअप इंडिया नाम दिया गया, जिसका सफर अब 10 साल का हो चुका है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस स्टार्टअप इंडिया के 10 साल पूरे होने के मौके पर दिल्ली के भारत मंडपम में आयोजित कार्यक्रम में शामिल हुए। यहाँ उन्होंने नेशनल स्टार्टअप डे और स्टार्टअप इंडिया की 10 साल की जर्नी को लेकर आयोजित कार्यक्रम में प्रदर्शनी देखी। यहाँ पीएम मोदी ने स्टार्टअप को लेकर स्टार्टअप फाउंडर्स और इनोवेटर्स के अनुभव भी जाने और उनको संबोधित भी किया। स्टार्टअप इंडिया के 10 साल पूरे होने का माइलस्टोन सेलिब्रेट कर रहे हैं। 10 साल की ये जर्नी सिर्फ एक सरकारी स्कीम की सक्सेस स्टोरी नहीं है। ये आप जैसे
हजारों लाखों सपनों की जर्नी है। ये कितनी ही कल्पनाओं के साकार होने की यात्रा है। पीएम मोदी ने अपने संबोधन में स्टार्टअप इंडिया मिशन के 10 साल को एक क्रांति बताया, जिसने देश की सोच को बदल दिया। उन्होंने स्टार्टअप फाउंडर्स और इनोवेटर्स की तारीफ करते हुए आंकड़ों के साथ ये बताया कि स्टार्टअप इंडिया मिशन की 10 साल की जर्नी कैसी रही है। सिर्फ 10 साल में स्टार्टअप इंडिया मिशन एक रिवॉल्यूशन बन चुका है। भारत आज दुनिया का थर्ड लार्जेस्ट स्टार्टअप इकोसिस्टम है। 10 साल पहले देश में 500 से भी कम स्टार्टअप्स थे। आज ये संख्या बढ़कर 2 लाख से ज्यादा है। 2014 में भारत में सिर्फ 4 यूनिकॉर्न थे। आज भारत में करीब 125 एक्टिव यूनिकॉर्न है। भारत मंडपम में आयोजित कार्यक्रम में केंद्रीय उद्योग और वाणिज्य मंत्री भी मौजूद थे, जिन्होंने ये बताया कि स्टार्टअप इंडिया से नौकरी करने के बदले नौकरी देने की सोच एकदम सही दिशा में जा रही है। 2016 में जब स्टार्टअप इंडिया लॉन्च हुआ तो मात्र 400 के करीब स्टार्टअप्स हुआ करते थे। आज इस मुहिम ने एक विशाल रूप ले लिया है और 2 लाख से अधिक स्टार्टअप्स हमारे विभाग में पूंजीकरण कर चुके हैं। अनुमान है कि इन स्टार्टअप्स के माध्यम से प्रत्यक्ष रूप से 21 लाख से अधिक नौकरियां अभी तक प्रदान कर दी गई हैं। मेरा अभी तक का अनुमान है कि लगभग 100 देश आज ऐसे हैं जो भारत के स्टार्टअप इकोसिस्टम के साथ अपने रिश्ते जोड़ना चाहते हैं और स्टार्टअप्स के बीच समन्वय बनाना चाहते हैं। इस पे आगे आने वाले दिनों में हम गंभीरता से काम करेंगे। नेशनल स्टार्टअप डे पर आयोजित इस कार्यक्रम में स्टार्टअप फाउंडर्स ने भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से अपने अनुभवों को साझा किया। अमेरिका से सब सामान पैक किया एंड आई केम बैक टू इंडिया, अपने भारत, टू स्टार्ट द कंपनी अपना। टुडे अपना हैज 60 million users, 6 crore users. We are working across 900 cities. 4 lakh MSMEs और निफ्टी की टॉप एंटरप्राइजेस also use अपना for their hiring. I am very very thankful to the entire startup ecosystem and the startup India ecosystem. बहुत बार हमको टैलेंट में बहुत हेल्प मिली है, पर्टिकुलरली ऑल्सो फंड रेजिंग में काफ़ी हेल्प हुआ है। ये सरकार का विश्वास था कि बस 20 साल का फाउंडर भी एक ग्लोबल टेक्नोलॉजी ग्लोबल स्केल पे बना सकता है, और उस विश्वास का परिणाम आज हमारे सामने है। आज माइन इलेक्ट्रिक एक ग्लोबल R&D पावर हाउस बनने की बस मुकाम पे खड़ा है एंड वी आर ग्रोइंग एट एन एक्सेप्शनल स्केल। उस शुरुआती सपोर्ट की वजह से आज हमें प्राइवेट सेक्टर से काफ़ी कैपिटल हमने सिक्योर किया है, और आज हमारी टॉप 30 लोगों की टीम रिसर्चर्स की नेशन के सबसे बड़ी इंडस्ट्रीज के साथ काम करके मल्टी करोर्स की डील साइन कर रही है टू सिक्योर देयर एनर्जी फ्यूचर ऑल्सो। दे सी द कैपेबिलिटी इन आवर टेक्नोलॉजी। मैं स्टार्टअप हूं। नई ऊर्जा। स्टार्टअप इंडिया मिशन की शुरुआत 2016 में 16 जनवरी को हुई थी। उससे पहले किसी भी नए बिजनेस के लिए सबसे बड़ी चुनौती फंडिंग की होती थी। बैंकों से लोन मिलना मुश्किल होता था। प्राइवेट निवेशक भी जोखिम लेने से हिचकते थे, लेकिन सरकार उनकी मदद के लिए आगे आई। नियमों में ढील देने से स्टार्टअप की राह आसान हो गई। सरकार ने न सिर्फ नियमों को आसान किया, बल्कि खुद एक बड़ा ग्राहक बनकर भी सामने आई, जिसने स्टार्टअप को लेकर लोगों के हौसले को बुलंद किया, जिसका नतीजा ये हुआ कि 2025 तक स्टार्टअप की संख्या बढ़कर 2 लाख के पार पहुंच चुकी है। भारत में 120 से ज्यादा यूनिकॉर्न्स हैं, जिनकी कुल वैल्यूएशन $350 बिलियन से ज्यादा है। यूनिकॉर्न का मतलब है $1 अरब से ज्यादा वैल्यू वाली कंपनियां। यही नहीं, स्टार्टअप से अब तक 21 लाख से ज्यादा नौकरियां पैदा की हैं। आज सिर्फ बड़े शहरों तक बिजनेस या स्टार्टअप सीमित नहीं है, बल्कि देश के छोटे शहरों के युवा भी अपने आइडिया पर काम कर रहे हैं, जिसमें महिलाओं की भागीदारी भी अच्छी खासी है।
बीते साल यानी 2025 की अगर बात करें तो देश में 50,000 से ज्यादा नए स्टार्टअप शुरू हुए हैं। इसके बाद अब देश में रजिस्टर्ड स्टार्टअप की संख्या 2,09,000 हो चुकी है। यही नहीं, 2025 में स्टार्टअप्स के बंद होने की दर पिछले 5 सालों में सबसे कम रही। स्टार्टअप इंडिया मिशन के एक दशक में महज 6,385 स्टार्टअप ही बंद हुए, जो कुल स्टार्टअप का महज 3% है और ये दर दुनिया में सबसे कम है। आज स्टार्टअप भारत की तस्वीर हर दिशा में बदल रहे हैं, चाहे वो इकॉनमी की बात की जाए, चाहे वो एम्प्लॉयमेंट की बात की जाए या फिर न्यू एज टेक्नोलॉजीज़ की बात की जाए। यूपीआई आज पूरे वर्ल्ड में जाना जाता है और यूपीआई को पूरे वर्ल्ड में जानने का रीज़न स्टार्टअप्स ही है। फिनटेक स्टार्टअप्स की बात करते हैं हम लोग। आज यूपीआई मास्टर और वीज़ा से भी आगे निकल चुका है। ये एक स्टार्टअप की ही देन है। भारत, अगर ये बोला जाए, भारत की जो प्रोग्रेसिव इंडिया या आत्मनिर्भर भारत की जो रीढ़ की हड्डी है वो स्टार्टअप्स हैं। आज युवाओं के पास अगर दमदार आइडिया है तो पैसा उनकी राह का रोड़ा नहीं बनता। 2021 में शुरू की गई स्टार्टअप इंडिया सीड फंड स्कीम के तहत 945 करोड़ रुपए का कॉर्पस तैयार किया गया और आज देश भर में 219 इंक्यूबेटर्स के जरिए ये पैसा नए आइडियाज को प्रोटोटाइप और मार्केट तक पहुंचाने में मदद कर रहा है। साथ ही सिडबी से प्रतिबंधित 10,000 करोड़ रुपए के फंड ऑफ फंड्स ने प्राइवेट निवेश का रास्ता भी आसान किया, जिससे पिछले 10 साल में भारतीय स्टार्टअप्स ने $150 बिलियन से ज्यादा का प्राइवेट इन्वेस्टमेंट हासिल किया। स्टार्टअप सिर्फ अब मेट्रो फिनोमेना नहीं रह गया है। अगर हम बात करें फार्म टेक की, हम बात करें हेल्थ टेक की, हम बात करें एजुकेशन की, जो जगह जगह पे अब डिजिटल माध्यम से हम बच्चों को पढ़ाई करा रहे हैं। कृषि की बात करें तो 2 से 3 करोड़ किसानों के साथ मिलकर के एक नई तकनीक से कैसे कृषि की जाए उस पे स्टार्टअप्स काम कर रही हैं। महिलाओं की बात की जाए तो ये हर एक दिशा और हर एक इम्पॉर्टेंट मुद्दे पे ये स्टार्टअप्स काम कर रहे हैं। स्टार्टअप इंडिया मिशन न सिर्फ युवाओं की इनोवेटिव सोच को साकार करने में मददगार है, बल्कि इससे बड़े पैमाने पर रोजगार भी पैदा हो रहे हैं और स्टार्टअप्स देश को 2030 तक $7.3 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनाने के लक्ष्य को पाने में भी सबसे अहम भूमिका निभाते नजर आएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। मुजफ्फरपुर की सोलर दीदी देवकी देवी को राष्ट्रपति से मिला 26 जनवरी समारोह का निमंत्रण। चलते न्यूज एक्सप्रेसवे पर, जहां देश भर की कुछ और जरूरी खबरें मौजूद हैं। बिहार के मुजफ्फरपुर जिले में ककराचक गांव की सोलर दीदी के नाम से मशहूर देवकी देवी को राष्ट्रपति भवन से गणतंत्र दिवस समारोह में शामिल होने का आमंत्रण मिला है। निमंत्रण की खबर मिलते ही पूरे गांव में खुशी की लहर दौड़ गई। ग्रामीणों ने इसे न सिर्फ देवकी देवी बल्कि पूरे गांव और जिले के लिए सम्मान की बात बताया। देवकी देवी ने बताया कि सरकार की ओर से उन्हें और उनके पति को एयर इंडिया की फ्लाइट से दिल्ली आने जाने की व्यवस्था की गई है। वे 25 जनवरी को पटना से दिल्ली रवाना होंगे और 26 जनवरी को समारोह में शामिल होकर वापस लौटेंगे। महाराष्ट्र के चंद्रपुर शहर के पास एक इंजीनियरिंग कॉलेज के पीछे टावर टेकड़ी परिसर में एक तेंदुआ पिंजड़े में कैद हो गया। बताया जा रहा है कि इस परिसर में पिछले कुछ समय से तेंदुआ आतंक मचा रहा था। इस परिसर में रोज तेंदुए की आवाजाही देखी जा रही थी, जिससे स्थानीय नागरिकों में भय का माहौल था। इसके बाद नागरिकों ने वन विभाग से पिंजड़ा लगाने की मांग की थी। वन विभाग की ओर से लगाए गए पिंजड़े में बुधवार रात करीब 10 बजे तेंदुआ फंस गया, जिसके बाद लोगों ने राहत की सांस ली। दिल्ली पुलिस ने 26 जनवरी से ठीक पहले हथियार बनाने वाली एक फैक्ट्री का भंडाफोड़ किया है। इस मामले में 5 अपराधियों को गिरफ्तार किया गया है। इनका मास्टरमाइंड भारत नाम का व्यक्ति था और हथियारों की ये फैक्ट्री मेरठ में चलती थी। दिल्ली पुलिस को मौके से 20 पिस्टल, कई कारतूस और भारी मात्रा में हथियार बनाने वाले सामान मिले हैं। पुलिस का दावा है कि इस फैक्ट्री में जो हथियार बनते थे वे दिल्ली एनसीआर में कई गैंगस्टर को सप्लाई किए जाते थे। प्रयागराज में चल रहे माघ मेले में एक से बढ़कर एक रंग देखने को मिल रहे हैं। यहाँ अब दूसरे पवित्र स्नान की तैयारी चल रही है। सभी साधु संतों के खास अंदाज के दर्शन भी हो रहे हैं। कहीं भक्तिमय छटा बिखरी हुई है तो कहीं कांटों पर साधना में लीन साधु नजर आ रहा है। वहीं संगम की रेती पर पोर्श जैसी लग्जरी कारें दौड़ती भी नजर आ रही हैं और ऐसे बाबा भी हैं जो इन गाड़ियों में फर्राटा भर रहे हैं। तो गंगा घाट पर युवा काव्यात्मक अंदाज में महफिल सजाते भी नजर आए।
प्रयागराज के माघ मेले में आस्था और भक्ति के कई रंग देखने को मिल रहे हैं। यहाँ संगम में स्नान करने वालों का तांता लग रहा है। मकर संक्रांति के एक दिन बाद भी यहाँ पवित्र डुबकी लगाने के लिए श्रद्धालुओं की भीड़ लगी रही। मकर संक्रांति पर पहले स्नान के बाद अब तैयारी दूसरे स्नान की चल रही है। मकर संक्रांति पर लगभग 1 करोड़ 3 लाख लोगों ने यहाँ स्नान किया और मौनी अमावस्या पर इससे कहीं ज्यादा भीड़ होने की उम्मीद है। और अब पूरा फोकस प्रशासन का मौनी अमावस्या के प्रमुख स्नान पर है, लेकिन आज मकर संक्रांति के ठीक एक दिन बाद भी श्रद्धालुओं के आने का सिलसिला लगातार जारी है। आपको बता दें, मौनी अमावस्या रविवार को है। 2 दिन बाद ये बड़ा और प्रमुख स्नान होने वाला है। मौनी अमावस्या पर तमाम मान्यताएं हैं। मौन साधक स्नान करते हैं, कल्पवासी भी यहाँ पर स्नान करने के लिए पहुँच रहे हैं। इसके साथ साथ साधु संत पहुँचते हैं और तमाम बड़े जो महामंडलेश्वर हैं, शंकराचार्य हैं, किन्नर अखाड़े के जो लोग हैं, वो यहाँ पर स्नान करने के लिए पहुँचेंगे। माघ मेले का नजारा पिछले साल यहाँ हुए महाकुंभ की याद दिला रहा है। यहाँ माघ मेले के दौरान भी हर दिन बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुँच रहे हैं, तो तमाम अखाड़ों के आश्रम और पंडाल भी इस मेले की शोभा बढ़ा रहे हैं। किन्नर अखाड़े के आश्रम में तो बाकायदा मंच सजा नजर आ रहा है, जहाँ देवी देवताओं के रूप में कलाकारों की नृत्य प्रस्तुति देखकर लोग मुग्ध हो रहे हैं। माघ मेले में अनेकों रंग देखने को मिल रहे हैं सनातन के, लेकिन एक और रंग आपको दिखा रहे हैं। इस वक्त हम आ गए किन्नर अखाड़े में। किन्नर अखाड़े में ये झांकियों का कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। तस्वीरें आप देखिए, ये झांकियों का आयोजन जिसमें अनेक कलाकार जो है वो डांस कर रहे हैं, नृत्य कर रहे हैं धार्मिक गानों पर। ये तस्वीर आप देखिए, किन्नर अखाड़े की तस्वीर है, जहां ये कलाकार नृत्य कर रहे हैं सांस्कृतिक गानों पर, मंच पर प्रस्तुति दे रहे हैं। और मंच पर मौजूद हैं किन्नर अखाड़े के आचार्य महामंडलेश्वर डॉक्टर लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी। किन्नर अखाड़ा जो प्राचीन अखाड़ा रहा है, अखाड़े की परंपराएं हमारे पुराने जितने भी पूरे भारतवर्ष से यहाँ पे देख सकते हैं, नॉर्थ टू साउथ, ईस्ट टू वेस्ट, सब जगह से महामंडलेश्वर आ रहे हैं और आए हुए हैं। तमाम माघ मेले में जो व्यवस्था है उससे संतुष्ट नजर आई। माघ मेले में बड़ी संख्या में साधु संत मौजूद हैं। हर दिन अनोखे अंदाज में यहाँ उनका दीदार होता है। कुछ तो हठ योग में लीन नजर आते हैं। माघ मेले में आस्था के, श्रद्धा के, आध्यात्मिक और साधना के अलग अलग रंग देखने को मिल रहे हैं। हम माघ मेले में हमें नजर आए एक ऐसे बाबा जो मौन साधना कर रहे हैं। ये कोई आम मौन साधना नहीं है, ये कांटों पर लेटकर मौन साधना कर रहे हैं, कुछ भी नहीं बोलते हैं। इनके हाथ में डमरू है और शरीर के नीचे, बदन के नीचे कांटे बिछे हुए हैं जिन पर ये लेटे हुए हैं। देखिए, हाथ में डमरू है, भगवान शिव की ये उपासना कर रहे हैं और इनका कहना है कि वो कुछ नहीं बोलते। त्रिशूल आपको नजर आ रहा होगा, जिस जगह ये जब लेटे हुए हैं माघ मेले में, जो इन्होंने ये अपना स्थान बनाया है, उस स्थान पर त्रिशूल है और उसके ठीक बगल में वो कांटे बिछाकर लेटे हुए हैं। ये अनोखे रंग माघ मेले के आप देखिए, हैरान कर देने वाले रंग। ये साधना है, ये भक्ति है, यही आस्था और यही सनातन है कि कैसे ऐसे अनेकों साधु, अनेकों संत, तमाम ऐसे लोग जो यहाँ पर कठिन से कठिन साधना कर रहे हैं। मेले में एक बाबा हर दिन नए अंदाज में नजर आते हैं। अपने स्टाइल और महंगे शौक को लेकर इनकी खूब चर्चा होती है। नाम है सतुआ बाबा। जब अपनी नई पोश कार के साथ माघ मेले में नजर आए। सतुआ बाबा महंगे कारों के कलेक्शन के लिए भी जाने जाते हैं। उनके काफिले में एक से बढ़कर एक लग्जरी कार है। उन्होंने यहाँ खुद ही पोश कार ड्राइव भी की। सतुआ बाबा की कार में हम लोग बैठ चुके हैं और इस वक्त ड्राइविंग सीट पर हैं स्वयं संतोषाचार्य जी महाराज, सतुआ बाबा। और अब चलिए सवारी को शुरू करते हैं। ये लग्जरी कार है, पोर्शे इसका नाम है, नीले रंग की चमचमाती कार जिसकी इन दिनों बहुत चर्चा है और बाबा खुद इस कार को ड्राइव कर रहे हैं। वाकई में अपने आप में ये शानदार तस्वीरें आप देखिए, बाबा खुद गाड़ी ड्राइव कर रहे हैं। ये पोर्शे कार है, तमाम सुरक्षा व्यवस्था का घेरा उनके साथ चलता है। और ये देखिए, ये बाबा अपने आश्रम से बाहर निकल रहे हैं, गाड़ी ड्राइव कर रहे हैं। बाबा जी, कैसा लग रहा है? आपने तमाम गाड़ियां ड्राइव की हैं, ये वाली कार कैसी लगती है आपको? गाड़ियों की रफ्तार और उन पर बैठना अपने आप में हर गाड़ी का एक आनंद है, लेकिन जो गाड़ियां आप सबको अच्छी लग रही हैं जी, वो गाड़ी मुझे भी अच्छी लग रही है। माना जा रहा है कि मौनी अमावस्या पर बाबा की एक नई कार नजर आने वाली है, उसके लिए थोड़ा इंतजार करना होगा।
माघ मेले के दौरान एक से बढ़कर एक रंग नजर आ रहे हैं। यहाँ गंगा घाट पर बैठे कुछ युवाओं ने किस तरह माघ मेला और प्रयागराज को पंक्तियों में पिरोया, अब उसका आनंद लीजिए। प्रयागराज के एक घाट पर आ गए, संगम नगरी के एक घाट पर आ गए और हमें कुछ साथी मिले जो कुछ गाते हैं, गुनगुनाते हैं, कविताएं गाते हैं, कविताएं लिखते भी हैं और लगातार पढ़ते भी रहते हैं। संगम में आप आए हैं, आपका स्वागत करता हूं इन 4 पंक्तियों से कि राह देखूंगा तुम्हारा मैं संगम के नजारों में, तुम्हारा प्रयाग में आना छपेगा कल अखबारों में, फलक के चांद तारे भी उतर आए हैं संगम में। ये जो तारों का शहर दिख रहा है कि फलक के चांद तारे भी उतर आए हैं संगम में, चलो तुमको घुमा लाऊं जमी के चांद तारों में। एक ख्याल लिखा सर मैंने भी इस शहर के बारे में थोड़ा सा कि मेरे हर सवाल का जवाब लग रहे हो, मेरे हर सवाल का जवाब लग रहे हो, मेरे हर सवाल का जवाब लग रहे हो, खुली आंखों से देख रहा हूँ फिर भी ख्वाब लग रहे हो। कि मेरी जिंदगी अमावस का अंधकार रही है, मेरी जिंदगी अमावस का अंधकार रही है, क्यों तुम चांद लग रहे हो। कि वर्षों से इस दिल में एक शहर बसा रहा, वर्षों से इस दिल में एक शहर बसा रहा, हाँ तुम वही प्रयाग लग रहे हो। मेरे दिल को अब किसी से कोई गिला नहीं, मेरे दिल को अब किसी से कोई गिला नहीं, गिला हो भी क्यों, जब जो चाहा वो भी तो मिला नहीं। संगम नगरी प्रयागराज में कुछ ऐसे कलाकार जिन्हें शायद अभी कोई पहचान तो उतनी विशेष मिल नहीं पाई, लेकिन हाँ कला इनमें गजब की है। महाशिवरात्रि पर होने वाला अंतिम स्नान माघ मेले के समापन का प्रतीक होता है, जो इस बार 15 फरवरी को होगा। यानी ये मेला अभी लगभग 1 महीना और चलेगा, जिसमें हर दिन इसी तरह आस्था और भक्ति के साथ ही और भी रंग देखने को मिलेंगे। प्रयागराज के माघ मेले से शुभम सिंह राजपूत की रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। और न्यूज मत में आगे धन बाजार, जहां शेयर बाजार से लेकर कारोबार तक की सभी अहम खबरें मौजूद है। इसका सीधा रिश्ता आपकी आमदनी और जेब से है। तेज रफ्तार खबरों के बीच ये जरूरी खबरें छूट ना जाए, इसलिए चलिए धन बाजार की खबर लें। हफ्ते के आखिरी कारोबारी दिन शेयर बाजार में तेजी देखने को मिली। सेंसेक्स 188 अंकों पर 83,570 पर बंद हुआ, वहीं निफ्टी भी 29 अंकों पर चढ़ा, ये बढ़कर 25,694 पर पहुंच गया। गुरुवार को डॉलर के मुकाबले रुपया फिसल गया, इसमें 52 पैसे की गिरावट आई। इस तरह 1 डॉलर के मुकाबले रुपए की कीमत 90 रुपये 86 पैसे हो गई। किया इंडिया ने अपनी कॉम्पैक्ट एसयूवी सिरोज का नया HDK EX वेरिएंट लॉन्च किया है। कंपनी ने इसे पेट्रोल और डीजल दोनों इंजन के साथ बाजार में उतारा है। इसमें LED DRLS, सनरूफ और 12.3 इंच टच स्क्रीन जैसे प्रीमियम फीचर्स दिए गए हैं। साथ ही इसमें 20 से ज्यादा सेफ्टी फीचर्स हैं। इसके पेट्रोल वेरिएंट की कीमत करीब 9,90,000 रुपए रखे गए हैं, जबकि डीजल इंजन की कीमत करीब 10,65,000 रुपए है। केंद्र सरकार ने अवैध ऑनलाइन सट्टेबाजी और जुए के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की। आज 242 गैर कानूनी वेबसाइट लिंक ब्लॉक कर दिए गए। सरकार के मुताबिक अब तक कुल 7,800 से ज्यादा अवैध सट्टेबाजी और जुए से जुड़ी वेबसाइट्स को बंद किया जा चुका है। अवैध प्लेटफॉर्म्स पर नियंत्रण के लिए टेक्नोलॉजी और कानून दोनों का सहारा लिया जा रहा है। सरकार ने संकेत दिए हैं कि आने वाले समय में भी ऐसे प्लेटफॉर्म्स के खिलाफ कार्रवाई जारी रहेगी। न्यूज पथ के सफर में रुक करेंगे सोशल अड्डा का, जहां आज बात होगी रेल यात्रियों को मिलने जा रही नई सौगात की। भारतीय रेलवे देश की पहली वंदे भारत स्लीपर ट्रेन की शुरुआत करने जा रही है। ये ट्रेन कई मायनों में बहुत खास होगी। रेल मंत्री के मुताबिक प्रधानमंत्री मोदी 17 जनवरी यानी कि कल पहली वंदे भारत स्लीपर ट्रेन को मालदा टाउन से हरी झंडी दिखाएंगे। लंबी दूरी की यात्रा को आसान बनाने वाली ये आधुनिक ट्रेन गुवाहाटी और हावड़ा के बीच चलेगी। ये सेमी हाई स्पीड ट्रेन हावड़ा से गुवाहाटी के बीच 966 किलोमीटर की दूरी 14 घंटे में तय करेगी, जिसे मौजूदा ट्रेन 17 घंटे में तय करती है। तमाम यात्री सुविधाओं से लैस इस ट्रेन में कुल 16 कोच होंगे, जिनमें कुल 823 बर्थ की सुविधा दी गई है। 3 AC के 11 कोच होंगे और इसमें 611 बर्थ दी गई हैं। 2 AC के 4 कोच होंगे, 188 बर्थ, और फर्स्ट AC के 1 कोच में 24 बर्थ दी गई हैं। किराए की अगर बात की जाए तो पूरे रूट के लिए 3rd AC का जो किराया होगा वो लगभग 2300 रुपये होगा। 2nd AC के किराए के लिए
के तौर पर आपको 3,000 रुपए देने होंगे और फर्स्ट एसी के लिए 3,600 रुपए लगेंगे। इसमें खान पान का पैसा शामिल है। वंदे भारत स्लीपर ट्रेन का किराया राजधानी एक्सप्रेस जैसी प्रीमियम ट्रेनों से थोड़ा सा ज्यादा रखा गया है, जो कि न्यूनतम 400 किलोमीटर की दूरी के आधार पर तय हुआ है। यात्रियों की सुरक्षा के लिए इसमें ऑटोमेटिक ट्रेन प्रोटेक्शन सिस्टम, कवच इमरजेंसी टॉकबैक यूनिट और बेहतर सैनिटेशन के लिए कीटाणुनाशक तकनीक का इस्तेमाल भी किया गया है। और इस ट्रेन की अधिकतम स्पीड 180 किलोमीटर प्रति घंटा है, जबकि नियमित सेवा में ये 130 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ेगी। वंदे भारत स्लीपर ट्रेन में यात्रियों को हाई क्वालिटी वाले कंबल, कवर और एडवांस बेडरोल दिए जाएंगे। कोच के बीच आसानी से आवाजाही के लिए ऑटोमेटिक स्लाइडिंग दरवाजे भी लगाए गए हैं। यात्रा के दौरान यात्रियों को स्वादिष्ट लोकल व्यंजन परोसे जाएंगे और सभी ऑनबोर्ड स्टाफ यूनिफॉर्म में तैनात रहेंगे। वंदे भारत स्लीपर ट्रेन के सबसे बड़ी खासियत ट्रांसपेरेंट टिकटिंग सिस्टम है। इस ट्रेन में केवल कंफर्म टिकट ही जारी किए जाएंगे। रेलवे के मुताबिक इस ट्रेन में कोई भी आरएसी या वेटिंग लिस्ट नहीं होगी। इसके साथ ही इस ट्रेन में वीआईपी या इमरजेंसी कोटा भी नहीं होगा। यहां तक कि वरिष्ठ रेल अधिकारी भी पास का इस्तेमाल करके इसमें यात्रा नहीं कर पाएंगे। वंदे भारत स्लीपर ट्रेन न केवल गुवाहाटी और कोलकाता के बीच की दूरी को कम करेगी, बल्कि भारतीय रेल में लग्जरी और सुरक्षा के नए युग की शुरुआत भी होगी। इस नई ट्रेन को लेकर हमने कोलकाता के लोगों से बात की और उनकी राय जाननी चाहिए। ट्रेन अब अपग्रेड किया जा रहा है स्लीपर क्लास में, कि हम लोग स्लीपिंग में भी जा सकते हैं, वंदे भारत में ट्रैवल कर सकते हैं। तो ये कितना फ़ायदेमंद रहेगा लोगों के लिए, क्योंकि ये जो ट्रेन है पश्चिम बंगाल कोलकाता से लेके गुवाहाटी, नॉर्थ बंगाल, नॉर्थ ईस्ट के तरफ और उसके साथ साथ वाराणसी भी आप जा सकते हैं। बहुत सारी ऐसे ट्रेन आ रहा है, कितना फ़ायदेमंद रहेगा? अच्छा, ये तो बहुत ज़्यादा फ़ायदे का होगा, क्योंकि जनरली हम लोग प्रेफर करते हैं कि ओवरनाइट जर्नी करें या फिर लंबा जब जर्नी हो जाता है तो स्लीपर क्लास जनरली लोग प्रेफर करते हैं। वंदे भारत तो अभी मतलब वन ऑफ द फास्टेस्ट ट्रेन्स है ही, जिसमें लोग जब ट्रैवल करना प्रेफर करते हैं। तो वो अगर स्लीपर हो जाएगा, आई थिंक दैट विल बी वेरी हेल्पफुल फॉर एवरीबडी, सबके लिए बहुत अच्छा रहेगा। आपके लिए? I think I believe the same, because इतने दिन बैठ के जाना पड़ता था and now we can actually sleep on the train and feel the same that we used to feel when we were in childhood, and train journey is actually gonna feel like the way it used to. That's it. और उस पर काफ़ी सारे नई चीज़ भी है कि मॉडर्न टेक्निक्स एंड मॉडर्न जो कोचेस है अलग से बनवाया गया है, और उसके साथ साथ रिजर्वेशन कोटा जो रहता है वो भी उठा दिया गया है। रिजर्व आप कर सकते हो, लेकिन नॉट फॉर एनी स्पेशल काइंड ऑफ पीपल की मंत्री या ये सब कोटा उठा दिया गया है। उसमें वेटिंग लिस्ट आरएसी नहीं रहेगा। यू विल गेट द कंफर्म टिकट ऑन योर हैंड। I think that is how it's supposed to be for the normal people. इतना दिन से हम तीस्ता, तोरशा, शताब्दी, इतने बाकी ट्रेन से हम बचपन से जैसे जा रहे हैं, we the normal people of India actually will feel the same the way it should be feeling. नहीं, वैसे तो हम लोगों का ज़रूरत भी था ऐसा एक ट्रेन। वो तो आपका जो वंदे भारत सुबह चलते हैं, वो तो हम लोगों का टाइम बहुत सेव कर रहा है। ये गवर्नमेंट का बहुत बढ़िया स्टेप है एक। ये जो स्लीपर कोच आ रहा है, आपको 10 घंटे में पहुंचा रहा है आपका डेस्टिनेशन में। और ये टाइमिंग क्या है, ये सबसे अच्छा टाइमिंग है, क्योंकि ये अगर सर्विस होल्डर के लिए भी अच्छा है और फैमिली लेके जो जाएगा उसके लिए भी अच्छा है। तो ये एक वेरी गुड इनिशिएटिव भी है ये जो है। बहुत फ़ायदा हुआ है, दाम से भी फ़ायदा, सफ़र करने से भी आराम। लेकिन अभी तक हम यूज नहीं किए हैं, मतलब एक बार सफ़र नहीं किए हैं, लेकिन जिस तरह से सरकार उसको ये किया है उस हिसाब से देखा जाता है विचार करके कि बहुत पब्लिक आम जनता को सुविधा मिलेगा। बहुत अच्छा ट्रेन आम लोगों के लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। और क्या है कि जितने मतलब एक तो इकोनॉमिकल पड़ेगा ये, और कन्वीनियंस भी बढ़ेगा, कंफर्ट भी बढ़ेगा, और कनेक्टिविटी तो होने के कारण क्या होगा कि अभी जो स्ट्रेस होता है, कभी कहीं जल्दी जाना होता है तो हमें फ़्लाइट का टिकट्स लेना होता है, अब हम वंदे भारत के थ्रू ट्रैवल कर सकते हैं। इसका बहुत ही फ़ायदा रहेगा कॉमन पीपल के लिए। टाइम तो सेविंग्स होगा, इसीलिए तो वंदे भारत लाया गया है। तो देखते हैं, जब तक चालू नहीं हो रहा है, जब तक मतलब जब तक नहीं हो रहा है तब तक तो हम लोग जान नहीं पाएंगे ना। इट इज़ एक्सपेक्टेड जो अच्छा रहेगा। कोलकाता से गुवाहाटी, शिलीगुड़ी, वाराणसी, ये भी कनेक्टिविटी आ रहा है स्लीपर क्लास में। हाँ, तो ये तो बढ़िया ही है। कनेक्टिविटी जितना अच्छा होगा, ये कम्युनिकेशन जितना अच्छा होगा, वो ट्रैवल करना भी इजी होगा सब लोगों के लिए। तो ये बढ़िया है एक्चुअली।
तो आप लोग ट्रैवल करते हो ट्रेन पे? बहुत ही ट्रैवल करते हैं ट्रेन पे, ठीक है। तो मतलब वंदे भारत अभी तक हम चढ़ा नहीं है, लेकिन देखा है तो अच्छा लगा। स्लीपर कोच तो बहुत ही अच्छा है, मतलब कैटेगरी वाइज अगर देखेंगे तो वो मतलब फॉरेन टाइप का ही किया हुआ है, अंदर जो सब किया हुआ है, तो अच्छा लगा वो देख के। मेरा वाराणसी में मेरा रिलेटिव भी रहता है, वो जाएंगे तो फिर ट्रैवल करके देखेंगे एक बार। और इसका जो प्राइस जो देखा है मतलब एट पर वही नॉर्मल स्लीपर के एसी स्लीपर का ही प्राइस रखा है, ठीक है। तो ये बढ़िया हुआ क्या, अच्छा खासा मतलब परिसेवा मिल रहा है, वही सेम प्राइस देके, ये तो बढ़िया ही है ना। चलिए रुक करते हैं प्रगति मार्का, जहां ऐसी खबरें हैं जो देश की तरक्की, प्रगति और काबिलियत को दिखाती हैं। गणतंत्र दिवस से पहले जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बलों ने अपनी चौकसी बढ़ा दी है। गुलमर्ग में इसके लिए एक खास ड्रिल हुई। इस ड्रिल में सेना के साथ सीआरपीएफ और बीएसएफ की टीमों ने अभ्यास किया और इसके जरिए ये संदेश भी दिया गया कि मौसम चाहे जैसा भी हो, हालात चाहे जैसे भी हो, कश्मीर की वादियां पूरी तरह से सुरक्षित हैं। बर्फीले मौसम और हाड़ कपा देने वाली ठंड के बीच ये वो चक्रव्यूह है जिसे भेदना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। हाथों में राइफल, सधे हुए कदम और चप्पे चप्पे पर पैनी नजर। आतंक या फिर किसी भी आपदा से निपटने के लिए हमारे सुरक्षा बलों की तैयारी है। आतंकी खतरे के साथ साथ बर्फीली चुनौतियों से निपटने के लिए गुलमर्ग में जवान इसी तरह एक्शन में नजर आए। इस ड्रिल का मकसद था खुद को परखना और मुश्किल से मुश्किल हालात में अपनी क्षमता को टटोलना। आज हमारी तरफ से एक मल्टी एजेंसी डिजास्टर रिस्पांस ड्रिल, जिसमें हमारे मेडिकल इमरजेंसी, फायर एंड इमरजेंसी सर्विसेज, हमारे लोकल पुलिस, एसओजी, यहाँ के जो सीएपीएफ हमारे साथ डिप्लॉयड है, बीएसएफ, सीआरपीएफ इंक्लूडेड, उनके अलावा जो हमारे यहाँ लोकल इंडियन आर्मी की यूनिट्स डिप्लॉयड है, उनकी तरफ से एक जॉइंट डिजास्टर रिस्पांस रिहर्सल आज कैरी आउट किया गया था गुलमर्ग। ये एक फीचर है जो हम टाइम टू टाइम पूरे डिस्ट्रिक्ट में करते रहते हैं। वैसे तो पूरे साल जम्मू कश्मीर में सुरक्षा का घेरा इसी तरह चौकस रहता है, लेकिन गणतंत्र दिवस से पहले जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बलों ने अपनी चौकसी बढ़ा दी है। गुलमर्ग में हुई इस ड्रिल में सेना के साथ सीआरपीएफ और बीएसएफ की टीमों ने भी अभ्यास किया। इस ड्रिल के जरिए ये संदेश भी दिया गया कि कश्मीर की ये वादियां किसी भी हाल में पूरी तरह महफूज हैं। कुछ टाइम पहले हमारा ऐसा ही रिहर्सल रेलवे स्टेशंस के लिए रहा था। टाइम टू टाइम हमारा वाइटल इंस्टॉलेशंस, हाई पब्लिक फुटफॉल एरियाज में ये ऑपरेशंस हमारे चलते रहते हैं। इनके जरिए हम हमारे खुद के प्रोटोकॉल्स को रिफाइन करते हैं, रिस्पांस टाइम कम करने की कोशिश करते हैं, एंड हमें जो भी हमारे रिस्पांस में पॉजिटिव्स या नेगेटिव्स नजर आते हैं उनके ऊपर हम आगे काम करते हैं, ताकि हम इन एक्चुअल इमरजेंसी, इन एक्चुअल रिस्पांस सिनेरियो हमारे बेस्ट फुट फॉरवर्ड रहे। अब इन तस्वीरों को देख लीजिए। ये तस्वीरें बांदीपोरा की है, जहां बर्फ के बीच बीएसएफ जवानों ने मोर्चा संभाल रखा है। -, डिग्री के बीच जवान इसी तरह दिन रात गश्त में जुटे हैं। मौसम की चुनौतियों के बीच सुरक्षा मुकम्मल है। इस वक्त यहाँ केवल और केवल बर्फ का साम्राज्य है। बावजूद इसके यहाँ गश्त कर रहे जवानों का जोश हाई है। कश्मीर में दूर दूर तक पसरी ये बर्फ भले जन्नत का एहसास करा रही हो, लेकिन इस मौसम की दुश्वारियां कम नहीं है। एक तरफ जवानों के सामने गणतंत्र दिवस के मद्देनजर दुश्मन के नापाक इरादों से निपटने की चुनौती है, तो वहीं उन्हीं ऊंचे इलाकों में बर्फबारी के बाद एवलांच का खतरा भी मंडरा रहा है। लेकिन हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस की ये मुस्तैदी बता रही है, जम्मू कश्मीर में सुरक्षा का हर मोर्चा मजबूत है और सुरक्षा बल हर चुनौती का सामना करने के लिए तैयार है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। अमेरिका में पहली बार भजन क्लबिंग नाइट का हुआ आयोजन। चलते हैं न्यूज एक्सप्रेसवे पर, जहां देश और दुनिया की कई और जरूरी खबरें मौजूद हैं।
अमेरिका के न्यू जर्सी में पहली बार भजन क्लबिंग नाइट का आयोजन किया गया। इसमें 400 से ज्यादा भजन प्रेमी शामिल हुए। 15 साल के बच्चों से लेकर 75 साल के बुजुर्ग तक सभी इस भजन संध्या में भक्ति भाव से झूमते नजर आए। करीब 3 घंटे तक चले इस भजन क्लबिंग नाइट में सब भक्ति रस से सराबोर नाचते गाते दिखे। इस मौके पर 15 कलाकारों और ऑल अमेरिकन टीम ने अपनी प्रस्तुति से समा बांध दिया। हनुमान चालीसा और राधा कृष्ण भजनों से माहौल भक्ति में नजर आया। जिंजी से प्रेरित भजन क्लबिंग के अनोखे कॉन्सेप्ट को लोग खूब पसंद कर रहे हैं। लोगों ने इस आयोजन को यादगार बताया। ओलंपिक मशाल रिले ने इटली के ऐतिहासिक पाविया मठ में गुरुवार को पड़ाव डाला। रोम से शुरू हुई ओलंपिक मशाल यात्रा अब तक सिसिली, सार्डिनिया, नेपल्स और बारी पहुंच चुकी है। 12,000 किलोमीटर की ये यात्रा 6 फरवरी को मिलान में खत्म होगी। रिले के जरिए पूरे इटली में खेल का माहौल बनाया जा रहा है। लोगों में भी ओलंपिक को लेकर उत्साह है। अमेरिका के डेट्रॉइट में 2026 फार्मूला 1 सीजन से पहले रेड बुल रेसिंग और रेड बुल्स का शानदार आयोजन हुआ। इस इवेंट में दोनों टीमों ने अपनी नई लिवरी लॉन्च की। 2025 सीजन के दूसरे हाफ में 5 टॉप 10 फिनिश के साथ शानदार प्रदर्शन करने वाले न्यूजीलैंड के लियाम लॉसन और 18 साल के ब्रिटिश ड्राइवर आर्विड लिंडब्लाड इसे मिशिगन सेंट्रल स्टेशन में पेश किया। कारों पर चमकदार फिनिश देखने को मिले। इस मौके पर F1 के सीईओ स्टेफानो डोमेनिकाली और फोर्ड के सीईओ जिम फार्ले भी मौजूद रहे। न्यूजीलैंड के खिलाफ तीसरे वनडे से पहले मंदिर में दिखे केएल राहुल और गौतम गंभीर। खेल जगत की और खबरों को जानने के लिए रुक करते हैं खेल चक्कर का। न्यूजीलैंड के खिलाफ 18 जनवरी को इंदौर में होने वाले तीसरे वनडे से पहले टीम इंडिया के खिलाड़ी केएल राहुल उज्जैन में बाबा महाकाल के दरबार में मत्था टेकने पहुंचे। यहां बाबा महाकाल की पूजा कर उन्होंने आशीर्वाद लिया। केएल राहुल ने गर्भगृह के बाहर से बाबा महाकाल के दर्शन कर विधिवत पूजन किया। इसके बाद वो नंदी महाराज को जल चढ़ाते हुए वहीं बैठकर पूरे भक्तिभाव से भगवान शिव की आराधना में लीन दिखे और फिर बाबा का जय घोष करते हुए वहां से विदा हुए। न्यूजीलैंड भारत के बीच इंदौर में होने वाले वनडे सीरीज के तीसरे और अंतिम मुकाबले से पहले टीम इंडिया के हेड कोच गौतम गंभीर नलखेड़ा स्थित प्रसिद्ध मां बगलामुखी मंदिर पहुंचे, जहां उन्होंने मां बगलामुखी में होने वाला विशेष शत्रु यज्ञ किया। वो पुजारियों के वैदिक मंत्रोच्चार के साथ पूरे विधि विधान से पूजा अर्चना करते दिखे। विदर्भ के ओपनर बल्लेबाज अमन मोखड़े लिस्ट ए क्रिकेट में सबसे तेज 1000 रन बनाने वाले भारतीय खिलाड़ी बन गए। उन्होंने ये उपलब्धि महज 16 पारियों में हासिल की। दुनिया में अब तक कोई खिलाड़ी 16 से कम पारियों में 1000 लिस्ट ए रन नहीं बना सका है। इस मामले में मोखड़े ने साउथ अफ्रीका के दिग्गज ग्रीन पोलॉक की बराबरी कर ली है, जिन्होंने 16 पारियों में यह ऐतिहासिक कारनामा अपने नाम किया था। अमन मोखड़े ने विजय हजारे ट्रॉफी के गुरुवार को सेमीफाइनल मुकाबले में 138 रन के शानदार मैच जिताऊ पारी खेलते हुए ये उपलब्धि हासिल की। अहमदाबाद में T20 वर्ल्ड कप ट्रॉफी का दीदार कर क्रिकेट के फैंस बेहद खुश नजर आए। अहमदाबाद एयरपोर्ट पर गुरुवार को ट्रॉफी पहुंचने के बाद वहां लोग वीडियो बनाते, ट्रॉफी के साथ सेल्फी और फोटो लेते हुए नजर आए। 7 फरवरी से शुरू होने वाली T20 वर्ल्ड कप की ट्रॉफी को इतने करीब से देखकर हर किसी का चेहरा खिल उठा। और न्यूज पथ में मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ अभी के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम अच्छी खबरों के लिए आप देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।